नमस्कार, मैं हूं हिमांशी चौधरी और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। हिंद महासागर में बसा एक द्वीप जहां जाना मौत को दावत देना है। इस द्वीप पर जाने पर कानूनी पाबंदी भी है और हो सकती है 10 साल की कैद। इस द्वीप पर रहते हैं एक ऐसी जनजाति के लोग जो बिना इजाजत के अपनी छोटी सी दुनिया में कदम रखने वालों पर बरसा देते हैं तीर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के अंडमान द्वीप समूह में से एक नॉर्थ सेंटिनल की। सेंटिनली जनजाति के लोग बेहद आक्रामक हैं, इसलिए जनगणना में इनकी गिनती कर पाना लगभग असंभव होता है। लेकिन आज का युग AI तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और कई कठिन कार्य पलक झपकते संभव हो रहे हैं। तो क्या कोई तकनीक भारत के इन नागरिकों यानी सेंटिनल की गिनती संभव कर पाएगी और ये कितनी विश्वसनीय हो सकती है? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मुख्य संपादक श्याम सुंदर। श्याम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भारत के कई जनजातीय इलाकों में जा चुके हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप पर भी आप गए हैं, तो ये यहाँ की जो दुनिया है उसको आपने करीब से देखा है। तो ये जो डिफरेंस है बाकी आदिवासी इलाकों का और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, वो कितना है? और बाकी जो समूह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को छोड़कर अंडमान निकोबार पर, उनमें कितना जो है डिफरेंस देखने को मिलता है? देखिए, अगर भारत के जो अन्य राज्य हैं जहाँ जनजातीय समुदाय रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, या फिर आप महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, गुजरात की बात कर सकते हैं, और अंडमान निकोबार की इन समूहों की जिनकी आप चर्चा कर रही हैं, चाहे वो ग्रेट अंडमानी हो, जारवा हो, ओंग हो, शोम्पेन हो, निकोबारीज हो, या सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले आदिवासी हों, इनमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत सारी समानताएं भी आपको इनमें देखने के लिए मिलेंगी। मसलन वो प्रकृति के पुजारी हैं, है ना, और वो उनका जीवन पूरी तरह से जंगल पर आधारित है, और वो बहुत न्यूनतम ज़रूरतों का समाज है। स्त्री पुरुष में कोई भेद आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप अंडमान के जो आदिवासी हैं, ख़ास तौर पर जिनका मैंने अभी नाम लिया, और देश के जो अन्य राज्यों में जो आदिवासी समुदाय हैं, उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो भारत के अन्य राज्यों के आदिवासी हैं, अब उनमें से कोई भी आदिवासी समुदाय ऐसा नहीं है जिनका मुख्य धारा कहे जाने वाले समाज के साथ या आधुनिकता के साथ जिनका कोई संपर्क नहीं है। कितना संपर्क है, किस स्तर का संपर्क है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन अब कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है जिसका मुख्य धारा के समाज के साथ संपर्क नहीं है। वहीं अगर आप बात करेंगे अंडमान निकोबार की जनजातियों का, तो वहाँ की जो निकोबारी जनजाति है, जो ग्रेट निकोबार में रहते हैं या कार निकोबार के इलाके में जो रहते हैं, निकोबार द्वीप समूह में जो लोग रहते हैं, वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि एडवांस्ड हैं। वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी नॉर्थ ईस्ट के, अपने देश के किसी नॉर्थ ईस्ट के इलाके में हैं, लेकिन उनका भी संपर्क बाहर की दुनिया से सीमित है, क्योंकि सुरक्षा कारणों से और कई अन्य कानूनी पाबंदियों की वजह से हमारे और आपके जैसे लोग, जैसे आप देश के किसी और हिस्से में जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते, निकोबार में भी। उसके अलावा जारवा जो अंडमान द्वीप समूह में रहते हैं, या ओंग जो लिटिल अंडमान पर रहते हैं, वहाँ पर भी जाने में आप अगर उन इलाकों में जाते भी हैं तो आप, जैसे आप जब जाते हैं पोर्ट ब्लेयर जाते हैं बहुत सारे लोग घूमने के लिए, वहाँ से वो जो जारवा रिजर्व को क्रॉस करके और वो अंडमान के उन इलाकों में घूमने जाते हैं जहाँ पर लाइमस्टोन्स की केव्स हैं, तो उनको वो जारवा रिजर्व क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन उनको अनुमति नहीं होती है कि आप जारवाज के साथ किसी तरह का संपर्क करें या उनसे बात करें या उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दें।
तो वो जारवा रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ अगर आप बिना इजाज़त के उन इलाकों में चले जाएंगे जहाँ जारवा रहते हैं तो आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है। आपके ऊपर FIR तो निश्चित तौर पर होगी और आपको लंबी सज़ा भी हो सकती है। इस तरह के कानून वहाँ पर मौजूद हैं। और जहाँ तक सेंटिनली का सवाल है, आपने कहा कि अंडमान के भी जो आदिवासी हैं और जो सेंटिनल द्वीप पे जो आदिवासी रहते हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो उनमें फ़र्क ये है कि ओंग जो हैं, जारवा जो हैं, ग्रेट अंडमानीज जो हैं, इन सब के साथ सीमित लेकिन संपर्क है। जो अंडमान निकोबार प्रशासन है उनका एक जो जनजातीय विभाग है, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनके वॉलंटियर्स का लगातार संपर्क रहता है जारवाओं के साथ भी, ओंग के साथ भी। ग्रेट अंडमानीज तो अब बचे ही नहीं हैं। स्ट्रेट आइलैंड पे जो बचे कुचे हैं, जो मिक्स आबादी है, वो पोर्ट ब्लेयर में भी रहते हैं और स्ट्रेट आइलैंड पे भी रहते हैं। तो उनके साथ भी ट्राइबल वेलफेयर के जो वॉलंटियर्स हैं उनका एक लगातार संपर्क है। प्रशासन उनके साथ लगातार संपर्क में है, उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी तरह से निकोबारीज के बारे में मैंने बताया कि वो लगभग मेन स्ट्रीम का समाज बन चुका है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर भारतीय वायुसेना और दूसरी सामरिक गतिविधियों के चलते या सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई नीतियों के चलते कोई भी आम आदमी वहाँ इतनी आसानी से नहीं जा सकता है। वहाँ पर आपको परमिट लेना पड़ता है। लेकिन वो एक तरह से मुख्य धारा का जैसा समाज है। उनकी जो कस्टमरी लॉ और जो बाकी ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं वो इंटैक्ट हैं, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई के मामले में, भाषा के मामले में, वो उनकी भाषा की स्क्रिप्ट है, रोमन स्क्रिप्ट है। ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं। एक बड़ा चर्च है कार निकोबार में। तो वो एक तरह से मुख्य धारा का समाज है पहनावे के मामले में और कई मामलों में। लेकिन जब सेंटिनल द्वीप समूह की बात, सेंटिनल द्वीप की बात आती है तो वहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। वहाँ पर जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनके कुछ अधिकारी, जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके कुछ अधिकारी और कुछ स्कॉलर्स, जो एंथ्रोपोलॉजी के जाने माने स्कॉलर्स हैं, ये कुछ लोग बरसों पहले एक बार सेंटिनल द्वीप पर गए थे, उसके करीब गए थे। ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो उस द्वीप पे गए थे, और वो अपनी बोट से उतर के उन्होंने कुछ गिफ्ट्स इन लोगों को दिए थे। वो एकमात्र संपर्क बताया जाता है कि उनके साथ जो आधिकारिक तौर पर जो बताया जाता है। तो सेंटिनली द्वीप पर जो रहने वाले आदिवासी हैं उनको आप ये कह सकते हैं मोटे तौर पर कि उनका संपर्क बाहर की दुनिया के साथ ना के बराबर है। उनके साथ अंडमान निकोबार प्रशासन का संपर्क भी ना के बराबर है ना। तो इस लिहाज से वो बिल्कुल अलग हैं। और वो जैसे जारवाज के बारे में कहा जाता है कि जारवा काफ़ी आक्रामक है, लेकिन जारवा की जो आक्रामकता है वो बहुत रणनीतिक है। अगर उन्होंने उस आक्रामकता को इस्तेमाल किया है अपने इलाके को बचाए रखने के लिए, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि यू आर नॉट ए थ्रेट, तो वो आपसे मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। जैसे मुझे भी 2 जारवा लड़कियों से बात करने का, मिलने का मौका मिला, ओंग समुदाय के 2-3 लोगों से मिलने का मौका मिला। लेकिन सेंटिनल द्वीप पर जो आप रहते हैं जनजाति के लोग, वो जैसे ही बाहर के लोगों को देखते हैं वो अपना तीर कमान लेके समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और वो हमला बोल देते हैं। तो वो अभी भी हॉस्टिलिटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और पिछले करीब समझ लीजिए कि 1.5 दशक में जो नीति भी रही है सरकार की, वो आईज ऑन हैंड्स ऑफ की नीति रही है कि उनकी दुनिया में दखल नहीं देना है। अभी तक की ये नीति रही है। शायद ये भी वजह है कि अभी भी उनके साथ कोई संपर्क नहीं हुआ है। तो सर, जब ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर संपर्क विहीन जनजाति, हम इनको कह सकते हैं सेंटिनलीज को, तो क्या लगता है कि यहाँ पर इस द्वीप पर सेंसस को अंजाम देना जो है कितना कठिन है? नहीं, वो तो आपने जैसे खुद ही जब इस चर्चा की शुरुआत की तो आपने कहा कि सेंटिनल द्वीप पे जाना अपनी जान को खतरे में डालना है।
और आप हथियार के दम पे जाके तो सेंसस करेंगे नहीं, जनगणना करेंगे नहीं। और तो बिल्कुल बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और यही कारण है कि आज तक कोई जिसे कह सकते हैं कि ऑथेंटिक डेटा उनकी जनसंख्या का सही ना सरकार के पास है, ना ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास है, ना एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे के पास है, और ना हमारे और आपके पास है। तो बहुत कठिन काम है वहाँ पर सेंसस करवाना, जनगणना करवाना। और अभी तक ज़्यादातर जो तरीका अपनाया गया है वो तरीका ये अपनाया गया है कि जब वो कई बार किनारे पर आते हैं तो उस वक्त में शिप से जाके पानी के जहाज से दूर से आप इतनी दूरी आपको रखनी पड़ती है कि आप उनके तीरों के दायरे से बाहर हों, क्योंकि वो बहुत तेज तीर चलाते हैं। तो उससे दूर रह के आप अंदाजे से काउंट करते हैं। अब वो जितने लोग देखे जाते हैं तट पर, बीच पर, उतने ही हैं या अलग अलग ग्रुप हैं, क्योंकि ये जो द्वीप है ये करीब करीब 60 किलोमीटर का इसका रेडियस बताया जाता है। तो 60 किलोमीटर में हो सकता है घने जंगल जो भीतर है अंदर कुछ अलग अलग ग्रुप्स हों, कुछ किनारे पे रहते हैं, कुछ बीच में रहते हैं, या मौसम के हिसाब से वो अपने रहने की जगह बदलते हैं। तो ये बहुत कठिन काम है, इसीलिए अनुमान लगाया जाता है। जी सर, नॉन इन्वेसिव जो थर्मल टेक्निक है उसका यूज़ करने का सरकार जो है सोच रही है कि उसके इस्तेमाल से इस बार सेंसस 2027 की जो जनगणना है उसका इस्तेमाल किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, जहाँ तक फ़ायदे का और नुकसान का सवाल है, ये तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो ही बता सकते हैं। लेकिन जो जितना मेरा अनुभव है, जितना मैंने अंडमान की जनजातियों से मिलते हुए या वहाँ पर उन पर जो बरसों से काम कर रहे हैं उन लोगों का लिखा पढ़ा और उनसे बातें भी की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बरसों से उनसे मिल रहे हैं, उन पर लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके भी इंटरव्यूज़ करने का मौका हमें मिला। मुझे लगता है कि जो थर्मल टेक्निक की बात की जा रही है उसमें नुकसान कोई मुझे ऐसा नज़र नहीं आता है। उसकी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है। देखिए, 2004 में सुनामी की घटना हुई थी और सुनामी का सबसे ज़्यादा असर और सबसे पहला असर अंडमान में आया था, और वहीं से पोर्ट ब्लेयर से ही बेसिकली पता चला था कि सुनामी आई है। और वहीं से एयरफोर्स के जो वहाँ के जो बेस था एयरफोर्स का, उन्होंने चेन्नई का जो उनका मेनलैंड का जो बेस था वहाँ इन्फॉर्म किया था। तो बहुत नुकसान अंडमान निकोबार में, ख़ासतौर पर निकोबार में बहुत नुकसान हुआ। लेकिन निकोबार का नुकसान इसलिए दर्ज हो पाया, हमें वहाँ जाने का, देखने का मौका मिला कि किस तरह से गांव उजड़े और किस तरह से वहाँ नुकसान हुआ। तो वहाँ नुकसान हुआ तो वो पता चल गया। लेकिन क्या लिटिल अंडमान पे भी नुकसान हुआ था? क्या सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले जो ट्राइब्स हैं, क्या उनको भी नुकसान हुआ था? ये अभी तक नहीं पता है, और वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि उनका सेंसस नहीं हुआ है, उनकी जनगणना नहीं हुई है। तो इस लिहाज से जनगणना होना तो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की जो पॉलिसी है वो हैंड्स ऑफ आइज ऑन की पॉलिसी है कि आप उन पर नज़र रखें लेकिन उनमें उनकी ज़िंदगी में दखल ना दें। तो अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है तो वाई नॉट, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, जिस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है उसमें घने जंगलों की छांव हो गई या फिर ख़राब मौसम वाली जो परिस्थिति है, क्या आपको लगता है कि उसके बावजूद जो डेटा है वो विश्वसनीय हमें मिल पाएगा? नहीं, विश्वसनीय ना भी मिले, मेरा तो यह कहना है कि अभी जैसे मान लीजिए जनगणना में ये कहा जाता है कि उनकी जनसंख्या सिर्फ 15 बची है, और वो आप किनारे पे दूर से दूरबीन से देख के अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन अगर ये तकनीक मान लीजिए बिल्कुल सटीक आंकड़ा ना भी दे,
लेकिन अगर इस तकनीक से ये भी पता चल जाए कि नहीं साहब 15 नहीं 50 हैं, तो फिर ये उम्मीद बंधेगी कि हो सकता है वो 500 हो, तो ये भी उम्मीद बंधेगी कि हो सकता है उनके एक से ज़्यादा ग्रुप्स हों। और अगर उस तकनीक से भी ये पता चलता है कि नहीं 15 ही हैं, तो फिर ये पता चलेगा कि कहीं उनमें इनब्रीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि कई जनजातियों में ये ख़तरा पैदा हुआ है। ओंग्स के बारे में लिटिल अंडमान में पहले 4 बड़े ग्रुप्स थे, वो अलग अलग जंगल के हिस्सों में रहते थे, और वहाँ पर फिर जो अलग अलग ग्रुप्स थे उनके बीच में शादियाँ होती थी, और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे वो स्वस्थ होते थे। तो जाहिर है कि एक जो कहते हैं जो जैसे जिन समुदायों पर खतरा मंडराते हुए नज़र आता है, उसमें एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि उनमें इनब्रीडिंग है। तो ओंग में ये नोटिस किया गया है। क्या वैसी ही समस्या सेंटिनल द्वीप पर भी है? तो इस लिहाज से अगर सीमित कामयाबी भी अगर इसको मिलती है इस तकनीक को, तो मुझे लगता है कि इस तकनीक का इस्तेमाल किए जाने में कोई बुराई नहीं है। जो चुनौतियां आपने कहा कि वहाँ पर क्योंकि बहुत घना जंगल है, और उसमें जो आप बॉडी हीट की बात कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हो सकता है सही ना मिले। कई बार लोग जब आप वो यूज़ कर रहे हैं तकनीक, वो घर के अंदर हैं, हो सकता है आपको सही ना मिले। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि नहीं साहब 15 नहीं 50 हैं या 15 नहीं 10 हैं, तो दोनों ही सूरत में ये डेटा मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात 10 या 12 लोगों की नहीं है, एक पूरी सभ्यता की है। एक मतलब आप सोचिए कि जो अंडमान में रहने वाली जनजातियां हैं, चाहे वो जारवा हैं या ग्रेट अंडमानीज हैं या ओंग हैं, कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि वो 70,000 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल से रह रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्टडीज़ हैं वो कहती हैं 2000 साल से कम वहाँ रह रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मानव इतिहास से जुड़े हुए ज़रूरी सवाल हैं जिनके जवाब लुप्त हो जाएंगे, और एक पूरी सभ्यता ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए उसको आप 10 या 12 छोटे नंबर में नहीं समझ सकते हैं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि उनकी गिनती हो, पता चले उनके बारे में कि किस स्थिति में वो रह रहे हैं, कैसे वो जी रहे हैं। जी सर, एंट्री यानी अंडमान निकोबार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े कुछ लोग कहते हैं कि अनुमान तो अनुमान ही होता है। 2011 की जनगणना और 1 की जनगणना में भी अनुमान लगाया गया था, और इस टेक्नोलॉजी से भी अनुमान ही होगा। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अलग अलग राय हैं, और अंडमान निकोबार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो बहुत बाद में बना है। उससे पहले वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा सेंटर है, बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सारी रिसर्च वहाँ पर हुई है। अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। एक राय सबकी है कि उनकी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके कई घातक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आपको अनुभव से सीखना है, और ख़राब अनुभव भी हैं और अच्छे अनुभव भी हैं। ख़राब अनुभव के लिए आप ग्रेट अंडमानीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो लगभग ख़त्म हो चुके हैं। आप लिटिल अंडमान में रहने वाले ओंग जनजाति का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिनमें इनब्रीडिंग है, जिनमें अब लगातार उनकी जनसंख्या कम हो रही है, 4 ग्रुप से 1 ग्रुप हो गया है, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ एक उदाहरण है जारवाज का। जारवाज जो आक्रामक रहे, जहां आपने जारवा रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन साथ साथ आपने उनके साथ एक सीमित संपर्क स्थापित कर लिया। सीमित संपर्क स्थापित करने के कई फायदे हुए। एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो पोचर्स आते हैं उनके उस जंगल में, वो लकड़ी के लिए भी आते हैं, वो तरह तरह की जो जड़ी बूटियां आती हैं उसके लिए भी आते हैं, कई तरह के ऐसे पक्षी हैं जिनको पकड़ने के लिए भी आते हैं, और जारवाज जो शहद इकट्ठा करते हैं उसको लूटने के लिए भी आते हैं।
तो एक तो उस पर निगरानी रखी गई है। दूसरी बात यह है कि जारवाज के भीतर किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, किस तरह का उनका बाहर के लोगों के साथ संपर्क हो रहा है, वो क्या सीख रहे हैं उनकी भाषा के बारे में। बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं वहाँ का जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो जारवाज की भाषा बोलते हैं। वहाँ पर शांति लकड़ा नाम की एक नर्स है जो बरसों से उन आदिवासियों के साथ काम कर रही हैं। वो ओंगी में भी बात करती हैं, जारवा भाषा में भी बात करती हैं। तो वो एक ऐसा उदाहरण है जारवाज का। और जारवाज की जनसंख्या जब मैं आखिरी बार गया था वहाँ पर तो तब 450 थी, जो काफ़ी ये कहा जा रहा था कि ये एक अच्छी खबर है, हो सकता है जनसंख्या और बढ़ी हो। और उस वक्त में ऑफिशियली तो नहीं बताते हैं वहाँ पर अधिकारी और बाकी लोग, लेकिन अनऑफिशियली हमें ये भी पता चला था कि उनमें वैक्सीनेशन भी हुआ है जारवाज में, उनमें टीकाकरण भी हुआ है कई तरह के। जैसे हम सब ने, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के भीतर जो है वो किस तरह से कोरोना आया, कैसे लाखों लोग मारे गए हर देश में, उसमें भी जारवाज को बचाया जा सका, या बाकी जो आइलैंड पे जो लोग रह रहे थे वो बचे। तो जो एक बड़ी चिंता, ये एक अच्छे और बुरे उदाहरण हैं। तो क्या इसी तरह की कोशिश सेंटिनली द्वीप पर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक ये नहीं पता है कि सुनामी से कितना नुकसान वहां पर हुआ, और अगर वो 15 ही बचे हैं सचमुच में तो बाकी लोग कैसे खत्म हुए, और जो 15 बचे हैं उनको कैसे बचाया जाएगा? देखिए, हमेशा कहा जाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग, बदलाव होना ही है। या तो आप आगे जाएंगे या आप पीछे जाएंगे। किसी भी समुदाय में, मैं ट्राइबल्स की बात नहीं, दुनिया में किसी भी समुदाय में अगर जनसंख्या बढ़ नहीं रही है तो उसको घटना ही माना जाता है। अगर स्टैग्नेशन भी है किसी ट्राइबल ग्रुप्स में तो वो चिंता की बात होती है कि स्टैग्नेशन क्यों आ रहा है, आबादी क्यों नहीं बढ़ रही है। तो और बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के अगर ऐसा हो रहा है, एक तो होता है कि आप परिवार नियोजन की योजनाएं लागू करते हैं, लेकिन जहां परिवार नियोजन की योजनाएं लागू नहीं हैं, अगर वहां पर भी जनसंख्या कम हो रही है तो ये चिंता की बात है। और ख़ास तौर पर उन ग्रुप्स के लिए जिनको आप पीवीटीजी कहते हैं, जिनको आप उन समूहों में रखते हैं जो कभी भी लुप्त हो सकते हैं। तो इसलिए इस नज़र से अगर आप देखेंगे तो ये बेहद ज़रूरी है कि उनके साथ सीमित ही सही संपर्क होना चाहिए। मेरी ये समझ पिछले 10 साल में जितना मैंने देखा समझा है ये बना है। हालांकि जो लोग ये कहते हैं कि संपर्क नहीं रहना चाहिए, वो उनका अपना अनुभव है, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, मैं उनके ज्ञान को चुनौती नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो समझ है वो ये है। जैसा कि आपने बताया अभी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से 15 लोग ही वहाँ पर बताए जाते हैं। तो सर, जब उनकी जनसंख्या इतनी कम है तो क्या आपको लगता है कि उनकी निजता का हनन और उनके जीवन को, जो बचा हुआ जीवन है, उसको भी खतरे में डालने जैसा ये नहीं होगा अगर उनकी? नहीं, ये देखिए, बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है और ये सवाल बहुत पुराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी जो निजता है वो है, लेकिन उनके कुछ अधिकार भी तो हैं। वो भी इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते उन्हें भी ये हक है कि देश जब इतनी तरक्की कर रहा है, आखिर कोविड से भी आप निकले ना, आपने वैक्सीन्स बनाई, आपने बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ बनाई, है ना। तो कभी तो जो हम और आप स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं, या वो एक्सपर्ट जो लाइब्रेरी में बैठे हैं या फील्ड में घूम रहे हैं, वो भी कभी इतने ही उनको भी इतना ही खतरा रहा होगा। धीरे धीरे हम सब लोग इम्यून हुए हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स, बहुत सारी दवाएं हम लोगों ने अपने लिए तैयार की हैं। तो क्या एक नागरिक के तौर पर उनका ये अधिकार नहीं है? और क्या एक देश के तौर पर ये देश की जिम्मेदारी नहीं है कि
उनको भी विकास की जो यात्रा है उसके फल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर मेडिकल साइंस है, अगर टेक्नोलॉजी है, अगर बिजली है, अगर पीने का स्वच्छ पानी है, तो क्या उसको पाने का हक उनको नहीं है? तो ये बिल्कुल मतलब ये बहुत ही कहें कि बहुत ही पेचीदा विषय है और इस पर बहस होती रही है और मुझे लगता है बहस होती रहेगी। लेकिन ज़रूरी जो है वो है उनको बचाना, जो आपका सेकंड पार्ट है। और आप बचा उनको तभी सकते हैं जब आपको एक्सेस मिलेगा उनकी दुनिया में। आप दूर से उनको नहीं बचा सकते। आपने, ये बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ग्रेट अंडमानीज मारे गए बाहरी दखल की वजह से, ओंग मारे गए बाहरी दखल की वजह से और सुनामी की वजह से। लेकिन वो हालात जब ग्रेट अंडमानी मारे गए या ओंग्स मारे गए और अभी के जो हालात हैं उसमें फ़र्क है। वो उपनिवेश काल था, उपनिवेश था हम भारत, वहाँ पर काला पानी माना जाता था, उसको अभिशप्त द्वीप कहा जाता था कि वहाँ जो एक बार पहुँच गया वहाँ से ज़िंदा निकलना आसान नहीं है। अभी हम लोग वहाँ छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, हैवलॉक बीच पर इतना खूबसूरत रिजॉर्ट बनाया गया है, एकदम चांदी की तरह वहाँ की ज़मीन चमकती है रात को। तो बात यह है कि अभी जिस वक्त हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं समय बहुत बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। तो अगर आपको उनको बचाना है तब दूर से आप उनको नहीं बचा सकते हैं। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप उनको चुपचाप हवाई जहाज़ में बैठा के लाएं और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलवाएं या बड़े नेताओं से मिलवाएं या उनकी कोई नुमाइश हो 26 जनवरी या 15 अगस्त को। नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं इस पक्ष में भी नहीं हूँ कि वो जैसे हैं वैसे ही रहें, वो अपनी ज़मीन पर रहें, वो उस द्वीप के मालिक रहें, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो उनके रहें। इस पक्ष में मैं हूँ। लेकिन एक देश के नागरिक के तौर पर हम और आप जिन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, मुझे लगता है इसका हक उनको भी उतना ही है और उनको भी ये अवसर दिया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर आप उनको बचाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक लिमिटेड एक्सेस ही सही, जैसा जारवाज के साथ जो संपर्क है, और जारवाज भी इस मामले में बहुत क्लियर हैं। जारवा आपसे दोस्ती रखते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि आप वो बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं वो आप पे हमला कर देते हैं। तो दे आर वेरी क्लियर। तो वो अनुभव से उन्होंने सीखा है। तो क्या मुझे लगता है कि सही पॉलिसी शायद वही है कि सीमित संपर्क हो, उस संपर्क पे बाकायदा निगरानी रखी जाए और कोई ऐसा काम ना होने दिया जाए जो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी जो निजता का मामला है या उनके जो संसाधन हैं वो उनकी लूट ना हो। और अंततः सवाल वही है कि अगर वो बचेंगे तभी इन सब चीज़ों का मतलब है ना। तो जब आपको ये पता है कि 15 ही बचे हैं तो अब वो 12 हो जाएं, फिर 10 हो जाएं, फिर 8 हो जाएं, इससे अच्छा है कि आप सही समय पर हस्तक्षेप करें और पता लगाएं कि वो 15 ही हैं या 50 हैं या 200 हैं या 250 हैं, एक ग्रुप है कि 5 ग्रुप है, ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है। तो आखिर में मेरा सवाल यही है कि ये जो आपने बात कही कि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की हस्तक्षेप ना करने की, उस पर लगातार काम होता रहा है कि सेंटिनली द्वीप पर ना इस तरीके का हस्तक्षेप हो जो उनकी जीवन को खतरे में डाले। तो किस बात से आप सहमत हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए हिमांशु, मैं बहुत देर से रजिस्ट कर रहा था, उस बात को कहने से बच रहा था कि ये जो कहा जाता है कि सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले आदिवासियों को किसी से संपर्क नहीं है, वो पूरी तरह से कटे हुए हैं, ये सच नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जिसमें बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे
अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो पहली बार मिले थे उनसे। ये हो सकता है कि वो आधिकारिक तौर पर पहली बार मिले हों उनसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाविक हैं, बहुत सेलर्स जो शिप वगैरह लेके जाते हैं वहाँ से, उनका उनसे संपर्क होता रहा है। दूसरा, वो बहुत पुराना रूट है जहाँ से शिप आते थे, और वहाँ कई बार शिप ब्रेक हो जाते थे, टूट जाते थे, और उन शिप्स का मलबा जो है उसको निकालने के लिए बहुत सारे मजदूर वहाँ जाते थे, और उन मजदूरों का संपर्क सेंटिनल द्वीप के जो आदिवासी हैं उनके साथ होता था। उसकी वजह बिल्कुल सीधी सी है, वो एक तरह से ट्रांजैक्शनल रिश्ता है। उनको लोहे की ज़रूरत होती है तीर के लिए। लोहा तो वो वहाँ नहीं बनाते ना आइलैंड पे, उन्हें लोहे की ज़रूरत है तीर के लिए, तो वो जो शिप ब्रेक करते हैं उन लोगों से लोहा लेते रहे, और इनको फ्रेश वाटर की ज़रूरत है, तो वो उस आइलैंड से फ्रेश वाटर लेते रहे। तो ये ट्रांजैक्शनल रहा, और आप सोचिए कि ना वो उनकी भाषा समझते हैं ना उनकी भाषा समझते हैं, और आपस में उनके संपर्क रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि संपर्क नहीं रहा है, संपर्क तो रहा है। सवाल ये है कि ये जो पॉलिसी है कि कोई उनके इलाके में न जाए और वगैरह वगैरह, मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल रिव्यू किए जाने की ज़रूरत है, और एक सही संपर्क जो उनको नशे की तरफ ना ले जाए, जो उनको ख़राब भाषा की तरफ ना ले जाए, जो उनको क्योंकि वो कपड़े नहीं पहनते इसके लिए शर्मिंदा ना करे, एक ऐसा संपर्क जो जिम्मेदारी का संपर्क हो वो करें। और भारत के नागरिक होने के नाते उनकी गिनती भारत के नागरिकों में, भारत की जनगणना में होनी चाहिए। जब उनकी गिनती होगी, जब उनके जो उन क्या प्राथमिकता होनी चाहिए उनके लिए जो नीति बनाई जा रही है, वो तभी तय हो पाएगी। संख्या बहुत बेहद ज़रूरी है। आंकड़े, हमेशा कहा जाता है कि नीति बनाने के लिए आंकड़े हमेशा ज़रूरी हैं, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े बेहद ज़रूरी हैं जनगणना के, और वो होना चाहिए। और ये जो बिल्कुल संपर्क नहीं वाला अप्रोच है, ना तो ये सच्चा है ना ये सही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम, आपका अनुभव, आपका ज्ञान हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हिमांशी, मुझे मौका देने के लिए।